अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फोर्थ लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11 के लिए बेहतरीन बैच स्टार्ट हुआ है, हाई अचीवर्स केमिस्ट्री बैच। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, और जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं वेलकम कहता हूं कि आप मेहर खान अकेडमी को ज्वाइन करें और अपना पूरा सिलेबस जो है केमिस्ट्री का क्लास 11 न्यू बुक 2025 जरूर पढ़ें। ठीक है जी, तो इससे पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में काफी हद तक पढ़ चुके हैं। वो क्या है, वो कैसा दिखता है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी साइलेंट या इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें जो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। आज का हमारा नया टॉपिक होगा और इसमें हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी मौजूद होती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर, ठीक है। इसके अंदर जो पीरियोडिसिटी है उसके बारे में बात होगी, एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में बात होगी। ठीक है जी, तो ये चंद एक टॉपिक्स हैं जो इकट्ठे करके हम एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले वर्ड आता है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब सवाल यह है कि ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लुक मैंने पहले भी दिया है अपने लास्ट लेक्चर्स में, लेकिन अब फिर क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है देखेंगे। देखो, टेबल बना हुआ है, एक टेबुलर फॉर्म है किसकी, पीरियोडिक टेबल की। उसमें एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। किसी जगह पर अगर हम ग्रुप माने तो सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, कहीं पर 8 हैं, कहीं पर 18 है। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट क्यों की गई है? क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते पढ़ते वापस आते हैं नीचे वाले एलिमेंट्स पर, तो नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी दोबारा से दोहराई जाती है। वो बिल्कुल उस जैसी दिखने लगती है जो कि उससे ऊपर वाले एलिमेंट की होती है। या आसान लफ्जों में कहें तो एक ही ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल यकसां होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वापस दोहराया जाना है, इसको उर्दू में कहते हैं दौरियत, दौर से निकला है, और इंग्लिश में इसे कहेंगे पीरियोडिसिटी, यानी पीरियड से, वक्फे से निकला है, दौर से निकला है। यानी एक खास दौर के बाद, एक खास वक्फे के बाद, एक खास पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है जी, तो फिलहाल अब आपको समझ में आया कि पीरियोडिसिटी जो है वो होना जरूरी है किसी भी पीरियोडिक टेबल में, अदरवाइज आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आप, क्योंकि मकसद होता है पीरियोडिक टेबल का कि इस बात को सिंपल बनाना, पढ़ना आसान कर लेना। तो पढ़ना तभी आसान होगा ना जब आप एक बात पढ़ोगे और 5, 6, 7, 8 जो एलिमेंट्स हैं उन सब पर लागू हो जाएगी, और ये सब एक साथ ही मौजूद होंगे एक ही ग्रुप के अंदर। तो बिल्कुल यही बात है कि ये ग्रुप बार बार दोहराते हैं अपनी पीरियोडिसिटी को, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। तो मैंने कोशिश की है कि पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर ली जाए। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के। इसके बारे में भी शुरू में हमने बात कर ली थी कि एक पीरियोडिक लॉ होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो बस यही बात जान लो कि एक ऐसा कानून होता है पीरियोडिक टेबल को बनाते हुए कि जिसकी बिना पर हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। जैसे कि फिलहाल क्विक बात की तरफ चलते हैं। लिखता है द पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, यानी कि समझ लें जो आपके पास मोजलेस पीरियोडिक लॉ है उसके बारे में बात हो रही है। क्या कहता है? द फिजिकल and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number। यानी एटॉमिक नंबर की बिना पर अगर एलिमेंट्स को एक खास तरतीब दी जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, वो वापस आती हैं, दोहराई जाती है। ठीक है, ये उसका फंक्शन बन जाती है, यानी एक खास प्रॉपर्टीज बनाते हैं। इन फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं, जिनको हम आगे चलकर सीखेंगे। चाहे आप उसको आयनाइजेशन एनर्जी कह लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह लो, ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कह लो, तो ये एक तरह के पीरियोडिक फंक्शंस हैं जो खास दौर के बाद वापस अपनी जगह पर आते हैं। यानी कि अगर आप ऊपर वाले एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो, अगर 10 है, नीचे वाले का अगर 9 है, उस नीचे वाले का फिर 8 होगा, 7 होगा। तो ये एक तरह का हमें समझ में आ गई कि हाँ भाई, पीरियोडिक फंक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है। ये नहीं कि कभी घट रहा है और कभी बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है, बट ये एनॉमलस बिहेवियर कहलाते हैं। बट हम पढ़ेंगे जो ज्यादातर जनरल बिहेवियर है उसके बिना पर। तो ये जो लॉ होते हैं वो भी जनरलाइज होते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। बात क्या कहता है? द एटॉमिक नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। कोई पूछे भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर या जी नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और लिखा है कि पीरियोडिक पैटर्न्स ऑफ एलिमेंट।
भाई ये मैंने कुछ अपनी नोट्स के अंदर बनाई हुई हैं हेडिंग्स, इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। और नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे पहले से जानते हैं वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो ये है कि जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसके नोट्स आपको इस वाले लेक्चर में मिल जाएंगे और इस लेक्चर के नोट्स नेक्स्ट लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज आप लिखा करो। अच्छी बात है, आपके पास एक पेपर पेंसिल होना चाहिए, आप उसे राइट करो और उसके बाद अपने खुद के भी नोट बनाओ, ये एक अच्छी बात होती है। अच्छा जी, चलते हैं इसके बाद आगे। जी, अब देखें इसमें क्या आ रहा है। इसमें ये आ रहा है कि दिस लॉ फॉर्म्स अ cornerstone of the periodic table. It shows that elements with a similar properties appear at a certain intervals. तो जो मैंने अभी बात कही आपको कि कुछ वक्त के बाद दोहराना, उस वक्त को ही यहाँ पर इंटरवल लिखा गया है। यानी ये इंटरवल हैं, यानी ये खास दौर है। यानी कि अगर हम कहें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के बाद दोबारा सोडियम जो आएगा वो लिथियम जैसा होगा। तो ये जो एक दौर है, ये जो एक पीरियोडिक बिहेवियर है, ये रिपीट हो रहा है, यही बना रहा है पीरियोडिक टेबल का कॉर्नरस्टोन। यानी इसको समझ लो, अगर इसको बात आज समझ में आ जाए तो आप फिर टेबल को समझ सकते हो, यानी टेबल का इंपॉर्टेंट हिस्सा। अब चलते हैं आगे, एग्जाम्पल विद एलिमेंट इन द ग्रुप। अब हम ग्रुप के हिसाब से चंद एक बातें करेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी बात समझा तो दी है, उसी चीज को बुक किस तरह से लिख रही है इसको हम देख रहे हैं। देखो भाई, लिखा ये है, फॉर इंस्टांस when elements are arranged by increasing atomic number, sodium, potassium and cesium show physical and chemical properties similar to the lithium. लिथियम ऊपर आता है, फिर लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो बात वो कह रहा है कि जो बार बार हम आएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को देखते हुए, तो उन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। बस लिखने का अंदाजा ऐसा है, इसलिए बुक के साथ चल रहे हैं, अदरवाइज समझ में आपको आ गई होगी कि सिमिलर ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसके बाद चलते हैं रीजंस फॉर वेरिएशन विद द ग्रुप एंड पीरियड। देखो इसमें क्या लिखता है, कहते हैं रीजंस फॉर वेरिएशन विद ग्रुप एंड पीरियड, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी सिस्टमेटिकली। वेरी का मतलब तब्दील होना, सिस्टमेटिकली एक तरीके से। तो वही बात दोबारा से दोहरा दी गई है कि देखो जब आपको ग्रुप में आपको वो सिमिलर एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, यानी ग्रुप में एलिमेंट डिफरेंट होते हैं पर उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर टाइप की होती हैं। तो अगर हम पीरियड में चलते हैं तो जो प्रॉपर्टीज है वो भी एब्रप्ट चेंज नहीं होती बल्कि सिस्टमेटिकली चेंज होती है। सपोज कीजिए हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं और हमें पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पीरियड में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ग्रेजुअल चेंज आता है, सिस्टमैटिक चेंज आता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कभी घट जाए और कभी बढ़ जाए। तो एलिमेंट्स को इस तरह से एक खास पीरियड में अरेंज किया जाता है कि वहां पर भी प्रॉपर्टीज हमें समझने में आसान रहती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। This happens due to the gradual increase in the number of proton in the nucleus and addition of new electron in a shell. बात यह है कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के बाद हीलियम तो एटॉमिक नंबर 1 और 2 हो जाएगा, फिर लिथियम से चलेंगे 3, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक चले जाएंगे 10। तो इस तरह क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इसको आप प्रोटॉन नंबर भी बढ़ रहा है। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है और वो न्यूक्लियस में होता है, इसे न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो ये जो आप पढ़ोगे आगे चलकर पीरियोडिक फंक्शंस या आप डिफरेंट किस्म के पीरियोडिसिटीज को पढ़ोगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज में, तो वहां पर आपको बाकायदा तौर पर एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जाएगा। फिलहाल मैंने एक छोटा मोटा आपको बता दिया है कि देखो आयनाइजेशन एनर्जी समझा सकती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझा सकती है। तो अब तक उसने हमें सिर्फ ये बताया कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टीज विद द पीरियड, यूं कह लो विद अ स्पेसिफिक इंटरवल, चेंज हो रही है। ठीक है जी, अब तक उसने ये बताया। अब वो इसकी एग्जांपल्स दे रहा है। तो वो जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनके चंद एक एग्जांपल अब कोट की जाएंगी। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम जिक्र करेंगे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का। इससे बहस में थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी ताकि आपको पिछला जो थोड़ा सा हिस्सा हमने पढ़ा है वो आसान लगने लगे। देखो भाई क्या लिखता है, वेरिएशन एटॉमिक रेडियस। इसमें लिखता है एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करो अगर, तो क्या होगा, द एटॉमिक रेडियस इज अ मेजर ऑफ साइज ऑफ एन एटम
सिंपल सी बात है, कोई पूछता है कि एक सर्कल है वो कितना बड़ा है, आप कहेंगे सर जितना उसका रेडियस बड़ा है। या मैं आपसे कहूं कि एक सर्कल है उसका रेडियस छोटा है और दूसरे सर्कल का रेडियस बड़ा है, बताओ कौन सा सर्कल बड़ा है? तो आप कहेंगे सर रेडियस इसका बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस साइज को शो करता है। तो यही बात वो कह रहा है, क्या कहता है, द एटॉमिक रेडियस इज अ मेजर ऑफ साइज ऑफ एन एटम, यानी जितना रेडियस बड़ा उतना एटम भी बड़ा। फिर लिखता है अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे कर लेंगे, कहते हैं इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, यानी दो एटम्स अगर एक साथ जुड़े हुए हों तो उनका जो न्यूक्लियई का दरमियानी डिफरेंस है या कह लो न्यूक्लियई का दरमियानी फासला है उसको हाफ कर दिया जाए। देखो मैं समझाता हूं कैसे। आप तसव्वुर करो कि ये हमारे पास एक एटम है और ये दूसरा एटम है। अगर इन दोनों एटम्स के दरमियान यहां पर और यहां पर न्यूक्लियस है, अब इन दोनों न्यूक्लियस का अगर दरमियानी फासला देखा जाए तो वो इतना है, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं इसको आधा कर देता हूं। आप मान लो कि ये पहले जो फुल डिस्टेंस था वो था कैपिटल आर, जब आपने इसको आधा कर दिया यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस कर दिया, अब जो आपके पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर ये वाला है या स्मॉल आर ये वाला है। ये वाली बात याद रहे कि ये दोनों एटम्स का साइज सेम होना चाहिए, तब जाकर आप इसका हाफ जब करोगे तो रेडियस आपको मिलेगा। ऐसा होता है असल में कि ये बाउंड्री कोई ज्यादा क्या नहीं होती, विजिबल नहीं होती, शार्प नहीं होती। तो आपको ये नहीं कह सकते कि सर आप अगर ऐसा कर लें कि यहां से लेकर यहां तक का फासला मालूम कर लें, ठीक है जी, तो डायरेक्ट कर लें। आप क्यों दो एटम को जोड़कर हाफ कर रहे हो? तो बात ये है कि जो ये वाला हिस्सा है इसका, ये हिस्सा कोई शार्प नहीं होता, ये डिफ्यूज्ड हिस्सा होता है। हमें नहीं पता होता कि एटम की बाउंड्री कहां तक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एवरीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस, सो वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट बाउंड्री। तो एग्जैक्ट बाउंड्री पता नहीं लगती, लेकिन ये पता लग जाता है कि एटम के दरमियान में न्यूक्लियस कहां पर है, क्योंकि न्यूक्लियस इज अ सॉलिड पार्ट। इसलिए हम एक्सरे के जरिए से क्या कर लेते हैं, ये न्यूक्लियई का फासला तो मालूम कर लेते हैं, लेकिन हम बाउंड्री नहीं मालूम कर सकते। तभी तो हम दो न्यूक्लियस का फासला आधा करते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को अगर हाफ कर दिया जाए तो वो हाफ डिस्टेंस बराबर होता है किसके? इस आर के, ठीक है। और आपको समझ में आ जाता है कि ये न्यूक्लियस से लेकर बाउंड्री तक का फासला भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फासला ये आर है उतना ही यहां से है, उतना ही यहां से है, उतना ही यहां से है, उतना ही इधर से है। इसका मतलब ये है कि आप आसानी के साथ रेडियस मालूम तभी कर पाओगे जब आप हाफ करोगे उस डिस्टेंस को जो दो न्यूक्लियाई का है, ठीक है जी। इससे आगे चलते हैं बात को लेकर। डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो लिखता है द एटॉमिक रेडियस इज मेजर द साइज ऑफ एन एटम। बात पुरानी वाली है, दोबारा नहीं दोहरा रहा, लेकिन ये दोबारा दोहराऊंगा। हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस कर दिया है किसका? बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। दो एटम जैसे मैंने अभी समझाया जुड़े हुए हों, आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर एक सोडियम है तो दूसरा भी सोडियम का एटम ही हो, तब आपको सोडियम का रेडियस मिलेगा, ठीक है जी। तो ये वाली बात हो गई खत्म। अब चलते हैं अगली बात पर। वो कहते हैं बॉन्ड टाइप एंड एटॉमिक रेडियस। देखो भाई, एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड अगर बना लें तो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, अगर आयनिक बॉन्ड बना लें तो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो सपोज कीजिए सोडियम है, वो किसी भी आयनिक कंपाउंड का हिस्सा भी हो सकता है, वो किसी एक ऐसे कंपाउंड का भी हिस्सा हो सकता है जिसमें कोवलेंट नेचर हो, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे सपोज कीजिए जो पीरियोडिक टेबल के दरमियाने एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, वो ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन किसी आयनिक बॉन्ड का हिस्सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है एक ही एटम दो तरह के बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट भी और आयनिक भी। अब क्या वो कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हो या आयनिक बॉन्ड से अटैच हो, क्या आर यानी रेडियस सिमिलर होगा? तो वो बात कह रहा है कुछ इस तरीके से, द एटॉमिक रेडियस कैन वेरी, तब्दील हो सकता है डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ बॉन्ड और स्टेट ऑफ द एटम। वो कहता है बॉन्ड की टाइप चेंज हो जाए तो भी एटम का साइज चेंज हो सकता है, और इसके अलावा स्टेट ऑफ एटम तब्दील हो जाए, हो सकता है वो डायटोमिक फॉर्म में हो, वो मोनोटॉमिक फॉर्म के अंदर हो सकता है, वो उसकी वैलेंसी उस पर 1 शो हो रही हो सकता है वैलेंसी 3 शो हो रही हो। तो डिफरेंट सिनेरियोज में एक ही एटम का रेडियस मुख्तलिफ हो सकता है। अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो यूं समझ लो कि देखो, अगर एक कमजोर बॉन्ड होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड, तो एटम यहां मौजूद है। लेकिन अगर कोई आयनिक बॉन्ड होगा तो एटम ज्यादा करीब होंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जो है। तो बॉन्ड के मुख्तलिफ हो जाने से जो साइज है न्यूक्लियाई का
वो भी बदल जाता है, इसलिए रेडियस भी बदल जाता है। अब वो क्या लिखता है आगे, फॉर एग्जाम्पल द रेडियस कैन डिफरेंट इन कोवलेंट बॉन्ड एंड इन एन आयनिक बॉन्ड। तो ये तो बात मैंने बता दी है कि जैसे बॉन्ड चेंज होगा, चेंज हो सकता है नेचर भी। इसके बाद अब यहां पर लिखता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि अगर आपको रेडियस मालूम करना है, रेडियस एक फासला है, फासला मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, तो एटम तो बहुत छोटा होता है ना, उसमें ये वाले यूनिट्स तो नहीं लगेंगे। तो अब आपका एमसीक्यू है, याद कर लो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पिकोमीटर्स में पीएम लिखा होगा या फिर ऑंगस्ट्रॉम लिखा होगा। तो पिकोमीटर या ऑंगस्ट्रॉम में ज्यादातर हम अपनी बुक के अंदर, जो एफएससी की बुक, स्पेशली जो पुरानी बुक थी, उसमें ऑंगस्ट्रॉम का जिक्र ज्यादा नहीं था, पिकोमीटर का जिक्र था। लेकिन बहरहाल दोनों तरीके से ठीक है, आप जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर ये यूनिट्स देखेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और इसके अलावा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ये आपके पास बेटा लेफ्ट है और ये आपके पास राइट है, तो लेफ्ट टू राइट चल रहे तो देखो एटम का साइज पहले था बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा 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 हो गया। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक साइज बड़े से छोटा होता चला जाता है व्हेन यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आनी चाहिए। फिर आ जाए ग्रुप की बात, तो देखो चलो ये देखो, ये आपके पास बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है और ये उससे बड़ा स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम चलते हुए आपको नजर आ रहा है कि एटॉमिक साइजेस इंक्रीज करते हैं। ये क्या शो हो रहा है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन शो हो रहा है जो ये बता रहा है कि चाहे आप ग्रुप में चलो, चाहे आप पीरियड में चलो, दोनों जगहों पर अगर आप एक दफा एक बात याद कर लोगे तो वो सारे ग्रुप पे लागू हो जाएगी, वही बात सारे पीरियड्स पे लागू हो जाएगी। मतलब हमारे इस एतबार से जो अभी हमने साइज पढ़ा है, एटॉमिक साइज, तो वो ये बता रहा है, इसको एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, इसको एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। समझ में आ गया कि टेबल भाई बिल्कुल सही बात कर रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज वक्त के साथ साथ दोहराई जाती है और इसको पढ़ना आसान हो जाता है। इससे बाद यानी यही बात जो हमने समझी है, इसी को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो इसमें कहता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, बता मैंने आपको दिए हैं, दिखा दिए हैं एक्चुअली, बस वही अगर आपको देखकर समझ में आ गया तो लिखना भी आ जाएगा। तो क्या लिखता है, द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस आर एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। वो कहता है ये जो घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज, ये किन फैक्टर्स के थ्रू हो रहा है। तो फैक्टर बड़े आसान से हैं, आप अंडरलाइन कर लो, मैंने हाईलाइट कर लिया है, या आप याद कर लो अच्छी तरीके से। पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की। तो जो एटॉमिक नंबर है वो ये कहता है कि वो बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट, उसके बढ़ने से, लेफ्ट टू राइट बढ़ने से एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। अब वो क्यों सर, क्योंकि एटॉमिक नंबर का बढ़ना इस बात की निशानी है कि एटॉमिक नंबर का बढ़ना इस बात की निशानी है कि प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है। प्रोटॉन कहां बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का बढ़ना न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो अपने दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्रीप करेगा, जिससे पूरा का पूरा साइज जो है एटम का वो श्रिंक होगा। ठीक है, इसमें एक बात याद रहे कि कुछ लोगों के दिल में ये बात आ सकती है कि अगर सर प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का बढ़ना किसी एटम को एक्सपैंड नहीं करेगा। तो यहां पे सवाल का जवाब को यूं देना है कि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे लेकिन नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी ये खास हद तक उसके इफेक्टिव फील्ड में, तो वो शेल उसके फील्ड में ही रहेगा, यानी जहां पर न्यूक्लियस खींच रहा है वो शेल खींचेगा और खींचेगा, और चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाए। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन नए शेल क्रिएट कर रहे हो तो फिर इस वाले इम्पैक्ट में चेंज आ सकता है और एनॉमलस बिहेवियर, थोड़ा सा हटकर बिहेवियर भी आ सकता है, डेविएशन हो सकती है। फिलहाल डेविएशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पढ़ाने का। फिलहाल यही समझ में आया कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एटम का साइज छोटा होता है पीरियड के अंदर। तो ये जो इंपॉर्टेंट तीन बात की हमने, किसकी, पहले एटॉमिक नंबर की, इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी साथ साथ हो गया, यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखी जाए, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, क्या, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जैसे मैंने अभी समझाया कि लेफ्ट टू राइट चलते हुए चूंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं करते, इसलिए एटम का श्रिंक होना मोर प्रोमिनेंट होता है और साइज डिक्रीज होता नजर आता है लेफ्ट टू राइट। लेकिन टॉप टू बॉटम चूंकि हर
नेक्स्ट में शेल बढ़ जाता है, तो शेल का बढ़ जाना ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ इतना नहीं खींच पाता, इसलिए टॉप टू बॉटम हमें साइज का बढ़ना ज्यादा अच्छा दिखता है। यानी न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, बट इट इज मोर इफेक्टिव इन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा काम करने वाला बन जाता है, या कह लो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। वो कैसे, ये देखो, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो है, ऊपर इलेक्ट्रॉन का शेल मजीद बढ़ गया है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं कि ये शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। दो तरह, देखो नाम यूं भी हो सकता है, ऐसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हो सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी। शील्डिंग इसलिए बोल रहे हैं कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड किए हुए हैं, यानी उसका असर दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर कम दिख रहा है, इसलिए दूर वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से दूर दूर जा रहे हैं, जबकि न्यूक्लियस शील्ड हो गया है, उसका इंपैक्ट नहीं आ रहा। दूसरा स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब ये होता है कि वो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है उसको ज्यादा ले रहे हैं करीब वाले इलेक्ट्रॉन, इसलिए पहला शेल काफी करीब होता है, दूसरा शेल थोड़ा उसकी निस्बत कम करीब होता है, और दूर वाला शेल कुछ ज्यादा ही दूर होता है। इस तरह से सक्सेसिवली हर दो शेल्स के दरमियान का फासला बढ़ता चला जाता है। बहरहाल ये थोड़ी सी जरा डीप बात हो गई, बट इतना समझ में आया कि टॉप टू बॉटम चलते हुए एटम का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद आगे चलते हैं बात को लेकर। तो बुक ने लिखा, अक्रॉस द पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि रेडियस छोटा हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से क्या होता है, विच पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनवर्ड, और इलेक्ट्रॉन का जो हिस्सा है, क्लाउड है, वो न्यूक्लियस के तरफ आ जाता है, या कह लो श्रिंक हो जाता है। अब है डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम चलते हुए क्या होगा, तो कहता है एटॉमिक रेडियस increases because additional electron shells are added। शेल बढ़ रहे हैं जी टॉप टू बॉटम आते हुए, तो क्या होगा, डिस्पाइट द ग्रोइंग न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के बावजूद भी शेल का बढ़ना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, इसलिए साइज बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा रीडिंग करके बता दिया, लेकिन अगर हम दोबारा से इसको यहां पर देखें तो ये बहुत अच्छा नजर आ रहा है। वो कैसे, टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है साइज क्योंकि शेल की तादाद बढ़ रही है। कार्बन में 2 शेल हैं, सिलिकॉन में 3 शेल हैं, जर्मेनियम में 3 शेल हैं, स्टेनस में 4 शेल हैं, यानी 5 शेल हैं, इस तरह बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ रहा है, बट जो मैंने क्या कहा आपको, टॉप टू बॉटम शेल का बढ़ना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। अब आ जाओ यहां से, फॉर एग्जांपल याद है, सोडियम बड़ा है, मैग्नीशियम छोटा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो बात यहां पर यह है कि क्या हो रहा है जी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, शेल कांस्टेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ भी रहे हों, इसलिए हमें साइज घटता हुआ ही नजर आता है। तो ये मैंने आपको दोनों तीनों बातें, मतलब कुछ ग्राफिकली बता दी हैं पिक्चर के थ्रू, और कुछ हमारी बुक में लिखी हैं उस तरह से बता दी हैं। अब चलते हैं मजीद आगे। अब वो कहता है कि पहले पढ़ा था हमने एटॉमिक साइज, और अब हम पढ़ेंगे आयनिक साइज। साइज या रेडियस एक ही बात है। अब वो लिखता है, द आयनिक रेडियस इज अ मेजर ऑफ साइज ऑफ एन आयन। पहले कह रहे थे कि इट इज अ मेजर ऑफ साइज ऑफ एटम, अब कह रहे हैं आयन। जब एटम का वर्ड होगा तो एटॉमिक रेडियस, जब आयन का वर्ड होगा तो आयनिक रेडियस। इन अ क्रिस्टल लैटिस, ये वाली बात याद रखना कि जितने भी क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे, उन कंपाउंड को हम लैटिस की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे आयन, पॉजिटिव आयन ने नेगेटिव आयन को घेरा होता है और नेगेटिव ने पॉजिटिव को, इस तरह से एक बड़ा सारा पहाड़ बन जाता है, जैसे कि आप कह लो सोडियम क्लोराइड का पहाड़। फिर लिखता है, इट इज टिपिकली डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। बात वहीं पर है, यानी न्यूक्लियस से लेकर आखिर तक का हिस्सा, वो देखो जैसे मैं समझाता हूं आपको, बात वही है, वो ये कि ये आपके पास एक क्या है, सर्कल है या एटम है, और दरमियान में आपके पास क्या है, इसका एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से लेकर फासला अगर देखा जाए आखिर तक, ये क्या कहलाएगा, रेडियस। मुश्किल बात तो नहीं है, ओके। अब आप मान लो कि जो सर्कल हमने बनाया है ये एक एटम है, तो हम कहेंगे कि ये रेडियस जो हमें पढ़ा ये एटॉमिक रेडियस है। और अगर अब उल्टा कर लो, अब सोचो कि यही चीज आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये आयन बन गया। अब आयन बन जाने के बाद क्या होगा, यही जो रेडियस है, अब ये आयन आयनिक रेडियस है। तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को देखा जाए तो बाय डेफिनेशन वो एक ही है, यानी फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल।
लेकिन हाँ ये बात सही है कि इसे मालूम करने के लिए डायरेक्टली हम न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक या लास्ट शेल तक का फासला नहीं नाप सकते। उसकी रीजन मैंने बता दी है कि शार्प बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन तकरीबन तारीफ जो बाय कॉन्सेप्ट है वो सेम है, बस फर्क एटम और आयन का है। तो देखो भाई अब क्या कहता है, तो कह रहा है कि आयनिक रेडियस इज अ मेजर ऑफ साइज ऑफ एन आयन इन अ क्रिस्टल लैटिस। इट इज टिपिकली डिफाइंड एज, अब ये भी उसी तरह डिफाइन करें, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन, पहले कह रहे थे एटम अब कह रहे हैं आयन, टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। द आयनिक रेडियस इज मेजर्ड इन पिकोमीटर और ऑंगस्ट्रॉम, कोई फर्क नहीं है, वही सेम टू सेम वर्डिंग आ रही है, बस फर्क ये है कि जहां एटम का वर्ड था वहां पर आयन, इसलिए एटॉमिक रेडियस अब बन गया आयनिक रेडियस। ठीक है जी, तो ये बात पक्की है कि सोडियम एटम और सोडियम आयन का साइज चूंकि सेम नहीं होता, खुद देखो ना, सोडियम एटम और सोडियम आयन में फर्क ये है कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो तभी उसका आयन बनता है। ठीक है, अब अगर गौर किया जाए तो सोडियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने शेल हुए? 3। फिर इसी तरह सोडियम आयन में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 8, एक शेल ही गायब हो गया। तो जाहिर सी बात है एक एटम के 3 शेल हों और फिर एक शेल गायब हो जाए तो साइज में फर्क तो आता है। तो इसलिए अगर आपका ये क्वेश्चन बन रहा था सर जब एटम और आयन के बारे में मालूमात सेम है तो अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, वो वजह यही है कि एक ही एलिमेंट के एटम और एक ही एलिमेंट के आयन के साइजेस या रेडियस में डिफरेंस होता है, इसलिए इनको अलग अलग ही पढ़ा जाता है। चलते हैं जी आगे। ये सोचो कि बेरिलियम का जो रेडियस है वो है 111, लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो कितना हो जाता है? 31 कम हो गया। ठीक है, एक आप समझ लो कि जो आपको दिखाया गया है ना कम हो गया, वो है रेड कलर में, और जो एटम है वो उसके जो इर्द गिर्द नजर आ रहा है, मतलब बड़ा वाला हिस्सा एटम को शो कर रहा है और छोटा वाला उसके आयन को। इस तरह यहां देखो, मैग्नीशियम का साइज 160 है, मैग्नीशियम एटम का, लेकिन आयन में 65 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा साथ साथ क्या होने लगेगा, जब भी देखो ये एक बड़ा बिग डिफरेंस है। अगर कोई समझता है सर इतना लॉस हो गया 160 से लेकर 65 पहुंच गया, इतना बड़ा लॉस, इसकी वजह यह है कि पूरा एक शेल लॉस हो जाता है, और जब एक पूरा शेल लॉस होता है तो फिर डिफरेंस तो आएगा ही। ठीक है, यानी रेडियस में काफी फर्क आ जाएगा। अच्छा अब ये चीज यहां पर देखो, अब सपोज कीजिए कि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन का एटम कितना है? 66, लेकिन ऑक्सीजन का जो आयन है वो 140। ठीक है, 140 का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए गए। जब इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं तो ये पॉसिबल भी है कि शेल बढ़ जाए, लेकिन ये पॉसिबल जरूर है कि देखो जो न्यूक्लियस एटम में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, अब उसी न्यूक्लियस को ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको अपनी अट्रैक्शन सब में डिवाइड करनी पड़ेगी, और इस तरह वो हर इलेक्ट्रॉन पर अपनी गिरफ्त थोड़ी कमजोर कर लेगा और एटम के साइज बढ़ जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, यानी क्या वो आयन बन गया है। आयनिक साइज हमेशा बड़ा होगा जब वो नेगेटिव आयन होगा, और आयनिक साइज हमेशा छोटा होगा जब वो पॉजिटिव आयन होगा। तो एक लाइन सिंपल सी है कि कैट आयनिक साइज यानी पॉजिटिव आयन, कैट आयनिक साइज इज ऑलवेज स्मॉलर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम जिससे वो मिलकर बना है, और एन आयनिक साइज इज ऑलवेज लार्जर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम यानी जिससे वो आयन बना है। तो ये आपको दो जगह नजर आ रहा है, ये सब कैट आयनिक साइजेस के बारे में बात हो रही है, और ये देखो ये बढ़ रहे हैं, ऊपर वाला आयन है नीचे वाला एटम है, जबकि यहां पर भी ऐसा ही है, नीचे वाले एटम है ऊपर वाले आयन है, लेकिन आयन हमेशा क्या है, आयनिक साइज की शक्ल में बड़ा है। तो ये आपके पास था एक व्यू जो आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है। अब इसी चीज को हमारी बुक मजीद लिखती है कुछ इस तरीके से कैटाइन और एनायन के बारे में। When an atom loses electron or electrons and form a cation, its radius decreases due to reduced electron repulsion and greater attraction by the nucleus। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन चूंकि कम हो जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएंगे और न्यूक्लियस भी उनको खींचेगा। इस तरीके से ये एटम का साइज आयनिक फॉर्म में, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर वो लिखता है व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एन आयन, इट्स रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन व्हिच पुशेस द इलेक्ट्रॉन
क्लाउड फर्दर अवे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने लगेगी, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर रखने की कोशिश करेंगे और दूर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कमजोर रहेगी, इसलिए अब एटम बड़ा हो गया है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटाइन छोटा और एनाइन हमेशा बड़ा होगा। अब चलते हैं आखिरी बात की तरफ, और वो ये कहता है कि पीरियोडिक ट्रेंड इन आयनिक रेडियस, जो हमने पहले ट्रेंड पढ़े हैं टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस में, वही सेम टू सेम है। तो बहरहाल देखो भी कैसे लिखता है, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फॉर बोथ कैटाइन एनाइन ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के अंदर जाने की वजह से एटॉमिक साइज की तरह आयनिक साइज भी छोटा हो जाएगा। डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। द एनायनिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल, यानी ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से शेल ही बढ़ जाए, और which makes the ion larger despite the growing nuclear charge। हालांकि यहां पे भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद श्रिंक नहीं कर रहा एटम, बल्कि साइज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैं अपनी ये बुक नई बुक में देख रहा हूं एज कंपेयर टू द लास्ट बुक, तकरीबन चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं 17-18 साल से, तो बात यहां पर यह है कि इस बुक के अंदर बहुत डीप इंसाइट नहीं दिया गया। वो बस इसको कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल वे में लेके चलें और सरफेस नॉलेज दें, बहुत डीप पे ना जाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट मालूमात आपको देते जाएं। इससे अंदाजा ये लगाया जाता है कि अगर वाकई में इसी सेंस को समझते हुए क्या होगा, हमारे अगर पेपर बनेगा तो वो पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा, मतलब उसमें इतनी सादा सादा बातें नहीं होंगी, उसमें क्वेश्चन दिया जरूर यही जाएगा बट उसका तरीका देने का मुख्तलिफ होगा, ताकि आपको अगर ये नॉलेज समझ में आ गया जो मैंने दिया है तो ऑटोमेटिकली आप इजीली आंसर कर पाएंगे। कोई ज्यादा मतलब रट्टे मारने वाली बात नहीं होगी, बाय कॉन्सेप्ट ही सब कुछ आ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव शय है जो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, और जो बच्चे अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं अच्छे टीचर से पढ़कर, क्योंकि बिल्ड होते हैं, क्योंकि वो उनको एक नई तरीके से समझाते हैं वर्डिंग से हटकर थोड़ा सा, तो उससे ये फायदा होता है कि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो जो पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ बच्चे रट्टा लगा लेते थे, बस सारे अल्फाज याद कर लो, लाइंस याद कर लो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये, या उस माइंडसेट के लिए थोड़ा सा ये ड्रॉबैक हो सकता है इस बुक का जो नया वर्जन आएगा एग्जाम के एतबार से। ठीक है जी, तो अब तक इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नया लेक्चर आपको वक्त पर मिल सके। बाकी यह है कि इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने पिछले लेक्चर के क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, वो आप रीड कर सकते हो। और अगर किसी किस्म की बात समझ नहीं आ रही है या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो मुझे जरूर राइट करो ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नए लेक्चर में।